स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। इसमें सबसे पहले तो एक टेबल हम बनाएंगे और उस टेबल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन, रेंज और पीरियड को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम एक टेबल के अंदर पहले इन रिजल्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप जानते हैं वी आर हैविंग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो लाइक टी फंक्शन मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और दे आर एक्चुअली y इज इक्वल्स टू साइन x आपने पढ़ा, y इज इक्वल्स टू cos x, देन यू हैव टेंजेंट x और फिर इनके रेसिप्रोकल्स y इज इक्वल्स टू कोटेंजेंट x, y इज इक्वल्स टू वी विल हैव सीकेंट x एंड y इज इक्वल्स टू कोसेकेंट x। अब हम बात करते हैं कि डोमेन के ऊपर। आप जानते हैं कि डोमेन x की वो वैल्यूज हैं जिनके ऊपर फंक्शन हमेशा डिफाइंड होता है, डेफिनेट वैल्यू प्रोड्यूस करता है। अगर आप साइन x को देखें तो यहाँ पर x की जगह पर आप कोई भी वैल्यू पुट कर लें, साइन का फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता, यह हमेशा डिफाइंड होता है। आप इसका ग्राफ भी देख चुके हैं कि इसका ग्राफ भी कॉन्टिन्यूस बन रहा होता है, कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं है। इसी वजह से जब साइन x की डोमेन आप लिखते हैं तो आप कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, आप r इसमें लिखते हैं। इसको आप इस तरह से भी लिखते हैं इंटरवल की फॉर्म में, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। फिर आप cos x को देखें तो cos x का भी सेम बिहेवियर है। यहाँ x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर लें तो cos का फंक्शन कभी किसी वैल्यू पे अनडिफाइंड नहीं आपको होगा, यह हमेशा डिफाइंड है। इसी वजह से जब हम cos x की बात करते हैं तो इसकी डोमेन को भी हम रियल नंबर कहते हैं, यानी x की सारी वैल्यूज। और इंटरवल की फॉर्म में अगेन आप इसको माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी कहते हैं। अब आप देखें tan x को, टेंजेंट का फंक्शन बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर अनडिफाइंड होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि टेंजेंट π/2 आप देखें तो टेंजेंट π/2 इज अनडिफाइंड। इसी तरीके से आप देखें टेंजेंट 3π/2 ये भी अनडिफाइंड, और आप चलते जाएं 5π/2 एंड अप टू सो ऑन। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जिस पे tan का फंक्शन हमेशा अनडिफाइंड होता है। अगर आप इन पॉइंट्स को देखें तो असल में हम इन्हें कहते हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2 एंड अप टू सो ऑन। तो ये दरअसल क्या होते हैं, ये ऑड मल्टीपल्स होते हैं π/2 के। तो इन सारे पॉइंट्स को हम जनरलाइज करके एक फॉर्म के अंदर लिखते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उस फॉर्म को याद रखना आप लोगों ने, और वो जो फॉर्म है वो इन सब को कवर अप कर लेगी। ये वो पॉइंट्स हैं जो हमें टेंजेंट की डोमेन में नहीं चाहिए, क्योंकि इन पॉइंट्स पे tan का फंक्शन अनडिफाइंड है। तो आप इसको कैसे लिखते हैं, एक तरीका इसका लिखने का ये है कि x डोमेन है और इसमें से आप माइनस कर दें, एक सेट में बना रहा हूं x सच दैट जो x इक्वल होगा 2n+1 π/2। अब आप इसको याद रखें, 2n+1 π/2 ये जनरल फॉर्म है ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 के लिए, जो कि मैंने आपको यहां पर दिखाए हैं। अगर आप यहां n को 1 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3π/2। अगर n को आप यहां पर 2 पुट करेंगे तो बनेगा 5π/2। n को आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो बनेगा π/2। तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि n बेसिकली बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, n z को बिलोंग कर रहा है। n की जो भी वैल्यू पुट करेंगे आपको ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मिलेगा। अब आप गौर करें आपने किया क्या है, आपने किया इसमें यह है कि आपने x में से इन सारे पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, निकाल दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं असल में ये टेंजेंट के फंक्शन को अनडिफाइन कर रहे थे, इसलिए उसकी डोमेन में शामिल नहीं होंगे। अब इसी तरीके से आप कॉट की तरफ आए तो कॉट का जो फंक्शन है ये भी अनडिफाइंड है कई पॉइंट्स के ऊपर, और वो जो पॉइंट्स आप देखते हैं बेसिकली 2000 पाई, फिर इसी तरीके से 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड अप टू सो ऑन। कॉट का फंक्शन इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर अनडिफाइंड है, लिहाजा इन तमाम पॉइंट्स को हमें उसकी डोमेन में से निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से एक जनरल फॉर्म बनाएंगे जो इन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करे और उसको हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया करेंगे। तो लिखेंगे हम कैसे, हम लिखेंगे इसको यूं, x माइनस x सच दैट x इज इक्वल्स टू n पाई। अब आप देखें n पाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन सारे पॉइंट्स को, और यहां पर भी n बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स को, राइट। तो ये बनती है कोटेंजेंट डोमेन। अगला पॉइंट आप याद रखें सीकेंट के लिए, सीकेंट का फंक्शन भी अनडिफाइंड है ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 के लिए, और यही बिहेवियर इससे पहले भी आपने देखा था टेंजेंट के लिए। तो कहना मैं आपको ये चाह रहा हूं कि जो डोमेन tan फंक्शन की है एग्जैक्टली वही डोमेन आप लिखते हैं सीकेंट के लिए, बिल्कुल सेम होती है।
इनके बिहेवियर सेम है, ये भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे अनडिफाइंड है, तो ये भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे अनडिफाइंड है। तो अब आप देखिए इसको हम कैसे लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं x माइनस एक्स सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, राइट। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे कोसेकेंट x की। तो याद रखें कोसेकेंट x का बिल्कुल वही बिहेवियर है जो इससे पहले आपने कॉट x का पढ़ा हुआ है, और वो बिहेवियर क्या था कि ये पाई के मल्टीपल्स के ऊपर अनडिफाइंड है। कोसेकेंट भी इसी तरह पाई के मल्टीपल्स पे अनडिफाइंड है, और आप इसकी यही डोमेन लिखेंगे जो आप इससे पहले यहाँ लिख चुके हुए हैं। हम इसको रिपीट करने लगे, हम लिखने लगे x माइनस एक्स सच दैट x इज इक्वल्स टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो यहाँ तक देखिए हमने स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे उनके डोमेन यहाँ पर डिस्कस कर लिया, और आपने इनको रिजल्ट्स के तौर पर याद रखना है। इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो यहाँ तक हमने इसकी डोमेन को डिस्कस कर लिया। अब हम इनकी रेंज को डिस्कस करते हैं। रेंज आप जानते हैं कि जो वैल्यूज यहाँ से प्रोड्यूस होंगी उन वैल्यूज को बेसिकली आप कहते हैं रेंज, उसका जो सेट बनता है उसको हम रेंज कहते हैं। अब साइन एक्स के बारे में आप याद रखें, साइन का फंक्शन हमेशा जो मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस करता है 1 है, और मिनिमम वैल्यू जो प्रोड्यूस करता है -1 है, और इनके बीच में वैल्यूज प्रोड्यूस करता है। 1 से बड़ी वैल्यू कभी नहीं आती, -1 से छोटी वैल्यू नहीं आती। तो इसलिए आप देखें जब इसकी रेंज हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं इसको -1 से +1 तक इस फॉर्म में, या फिर आप इसको लिखते हैं इस फॉर्म में। ये क्लोज इंटरवल बनेगा, ब्रैकेट्स देखें ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, -1 से लेकर +1 तक। cos x के बारे में आप जानते हैं, cos x का भी यही बिहेवियर है, मैक्सिमम 1 मिनिमम इसकी -1। तो इसकी रेंज को भी हम ऐसे लिखते हैं -1 से लेकर +1, या इंटरवल की फॉर्म में आप इसको यूं लिख देते हैं। अब आप tan x की तरफ आए तो याद रखें टेंजेंट का फंक्शन कोई भी वैल्यू प्रोड्यूस कर लेता है, इसी वजह से इसकी जो रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। फिर आप cot x की तरफ आए तो cot x का फंक्शन भी कोई भी वैल्यू प्रोड्यूस कर लेता है, इसलिए इसकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर है। अब आप आए सीकेंट की तरफ, तो सीकेंट का फंक्शन जो है ये वैल्यू जो प्रोड्यूस करता है ये हमेशा 1 की इक्वल या उससे ग्रेटर होती हैं, या फिर -1 की इक्वल या उससे लेसर होती है। तो इसी बात को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं कि जो सीकेंट का फंक्शन है वो जो वैल्यूज प्रोड्यूस करता है वो -1 से लेसर और इक्वल होंगी, या फिर +1 से ग्रेटर और इक्वल होंगी। और इसी बात को लिखने का एक और तरीका भी नोट कर लें, इसे कंबाइन करके अगर हम लिखें तो कंबाइन करके y मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हम इसे कहते हैं। तो ये रेंज बनती है बेसिकली सीकेंट की। कोसेकेंट की तरफ आ जाए तो याद रखें कोसेकेंट का फंक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है रेंज के अंदर जैसे कोसेकेंट का सीकेंट का फंक्शन बिहेव करता है। इसके अंदर भी इसी तरह है कि इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर इक्वल होगी या -1 से लेस और इक्वल होगी। तो मैं इसके लिए भी बिल्कुल सेम इसको रिपीट कर रहा हूं। अब आप देखेंगे डोमेन और रेंज आपने पढ़ ली, इनको आपने याद रखना है हमेशा, ये भी हम क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं यहां बता दूं वो पीरियड है। आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पीरियोडिक हैं। अब पीरियोडिक होने का मतलब क्या होता है कि खास इंटरवल के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करते रहते हैं। तो वो जो इंटरवल है जिसके बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं उस इंटरवल को हम पीरियड कहते हैं, और इस बिहेवियर को हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। सो साइन एक्स की बात करते हैं। साइन एक्स का जो नॉर्मल पीरियड है वो 2 पाई है, इसको आपने याद रखना है। 2 पाई इसलिए कि 2 पाई के इंटरवल के बाद साइन एक्स का फंक्शन हमेशा अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। कॉस एक्स का जो नॉर्मल पीरियड है वो भी 2 पाई है, ये भी 2 पाई के बाद रिपीट करता है। टैन का नॉर्मल पीरियड पाई होगा, कॉट का पीरियड पाई है, और सीकेंड का और कोसेकेंड का फिर से 2 पाई है। तो इनको आप याद रखें, ये इनके पीरियड हैं। और अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो डिफरेंट फॉर्म्स के लिए पीरियड कैलकुलेट करेंगे। ये अभी जो आप इस वक्त देख रहे हैं डोमेन, रेंज, पीरियड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स के लिए हैं। एक और पॉइंट यहां पर ऐड कर लेते हैं, वो है इनकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कभी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो इसको सिंपली आपने याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, बेसिकली फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज इक्वल्स टू 1/p, यानी p मींस पीरियड। अगर आप स्टैंडर्ड केस की बात करें तो साइन एक्स की फ्रीक्वेंसी फिर क्या होगी, 1/2 पाई, क्योंकि इसका पीरियड 2 पाई है। इस तरह कॉस एक्स की भी आप लिख सकते हैं, और बाकी जो फंक्शन टैन कॉट है उनकी भी, और सीकेंड कोसेकेंड का जो फंक्शन है इनकी भी आप फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में सिंपल ये है कि आप पीरियड फाइंड आउट करें और पीरियड का रेसिप्रोकल ले लें। तो यहां तक स्टूडेंट्स जो आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं इसको अच्छी तरीके से याद रखें।
और इन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चंस करेंगे, उन पे हम डोमेन भी फाइंड आउट करेंगे, रेंज भी, पीरियड भी और फ्रीक्वेंसी भी हम इसके ऊपर अभी फाइंड आउट करेंगे। प्रैक्टिसिंग स्टफ आप देखें स्टूडेंट्स, हम डोमेन से स्टार्ट से कर रहे हैं दोबारा से। अब फॉर इंस्टेंस किसी क्वेश्चन में आप देखें डोमेन आपसे पूछी जाए और लिखा ये हो कि डोमेन ऑफ y इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज साइन 2x, या इसके साथ साथ डिफरेंट केसेस को डिस्कस कर रहा हूं। डोमेन लिखी हो आपके पास साइन x/3 की, या वो ये कहते हैं कि 2 साइन 2x/3 और यू कैन से 1/3 साइन x 2x - 1। अब आप देखिए मैंने डिफरेंट फॉर्म्स लिख दी आपके सामने और हमें इसकी डोमेन बतानी और फंक्शन साइन x का लिया। डिफरेंस क्या आप पर आ रहा है? आप इससे पहले जो डोमेन पढ़ी है टेबल में वो थी साइन x की, जबकि यहाँ पर आप देखें हमने x को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ हमने x को किसी नंबर पर डिवाइड कर दिया। यहाँ पर आप देखें एक कॉफिशिएंट लगा हुआ है 2 और x किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है और किसी के साथ डिवाइड भी है। और यहाँ पर आप देखें x में कोई कांस्टेंट प्लस या माइनस हो जाए, जैसे यहाँ पर मैंने माइनस दिखाया, प्लस भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट केसेस हैं जिसमें हमें डोमेन बतानी है। याद रखें साइन के केस के अंदर जो एंगल x है, x में जो एंगल में जो x आप देख रहे हैं, ये किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो या फंक्शन से पहले कोई कॉफिशिएंट लिखा हो, या जो एंगल है x उसके अंदर जो इन्वॉल्व हुआ है उसमें कुछ प्लस हो या माइनस हो, इन तमाम केसेस में साइन के डोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तमाम केसेस के अंदर मैं बता रहा हूं कि साइन की डोमेन हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होगी, यानी ये किसी भी x की वैल्यू के लिए अनडिफाइंड नहीं होगा। तो ओवरऑल इन तमाम क्वेश्चंस का जो आंसर है वो बेसिकली सेट ऑफ रियल नंबर्स है, जिसको आपने याद रखना ऑप्शंस के अंदर। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन चेंज करें और अब हम आ जाए डोमेन ऑफ कॉस वाले केस में आ जाएं। अब कॉस वाले केस के अंदर अगेन यू सी वी हैव कॉज ऑफ 5x और कॉज ऑफ x/2 और 3 कॉज ऑफ 100x कर लें आप, या कॉज ऑफ 5x + 2 कर लें। अब डिफरेंट फॉर्म्स है क्वेश्चंस की। अब आप फिर देखें चेंज कहां पर आ रहा है। यहां पर आपने x को किसी नंबर 5 से मल्टीप्लाई किया, यहां डिवाइड किया, यहां कॉफिशिएंट भी लगा दिया, मल्टीप्लाई भी कर दी, और यहां पर आपने कुछ प्लस या माइनस करना होता है, जैसे मैंने यहां +2 किया हुआ है। याद रखें कॉस के फंक्शन में इन तमाम केसेस में, इन तमाम वेरिएंट्स के अंदर डोमेन जो है कॉज x की उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इन तमाम केसेस के बावजूद भी क्या रहेगी, सेट ऑफ रियल नंबर रहेगी। तो साइन में और कॉज में आपने देख लिया कि जो मर्जी आप चेंज ले आए, इस तरह जो मैंने बताई हैं, इस तरह की चेंजेस के साथ इनकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर ही रहनी है। अब आप आए टेंजेंट की तरफ। तो टेंजेंट की अगर आप डोमेन लिखें तो वी हैव डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू टेंजेंट 2x। अब यहां सिचुएशन चेंज हो जाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि tan का जो फंक्शन है ये आपको पहले भी मैंने बताया कि डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अनडिफाइंड होता है। अब वो जो डिफरेंट पॉइंट्स पर अनडिफाइंड होता है उसकी वजह से टेंजेंट की डोमेन हर दफा आपको चेंज करनी पड़ेगी। जब भी आप यहां चेंज लेकर आएंगे x के साथ तो आपको डोमेन डिफरेंट मिलेगी। अब उसका एक तरीका समझ लेते हैं जिस तरीके से आप हमेशा tan की डोमेन लिख सकते हैं, और उसका ट्रिक सिंपल आपने समझना। ट्रिक उसमें ये होगा कि अब आप देखें यहां पर एंगल क्या है 2x, और आपने इससे पहले tan की जो डोमेन पढ़ी वो क्या थी, उसमें से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हमने एक्सक्लूड कर दिए थे, निकाल दिए थे। वही काम हम दोबारा करने लगे, लेकिन ट्रिक आप इसका देखें। आप ये लिखा करेंगे 2x जो यहां लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। आप इसको ऐसे किया करें। अब नॉट इक्वल क्यों किया, आप जानते हैं कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे अनडिफाइंड है, लेकिन यहां पर एंगल 2x है तो मैंने 2x लिखा है। अब आप देखें हमने डोमेन हमेशा x के लिए निकालनी होती है, x की जो पॉइंट्स वैल्यूज हैं वो डोमेन बनाती हैं। तो इसलिए यहां पर x क्या होगा, जब आप 2 को यहां ले आएंगे डिवाइड कर देंगे तो ओवरऑल बनेगा x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/4। अब आप नोट कर लें कि ये इसका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। अगर आपको डोमेन पूछी जाती इसकी तो फिर आप ये आंसर करेंगे x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/4, या फिर दूसरी फॉर्म लिखी होती है जिससे पहले आप देख चुके हैं, जिसमें आप सब्ट्रैक्ट करते थे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां पर 2n+1 π/4 बनेगा। तो ये ट्रिक है, इसको आप जरूर याद रखें। इसको फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास क्वेश्चन यूं आ जाए कि फंक्शन लिखा हो आपके पास y इज इक्वल टू टेंजेंट x/3, अब आप क्या करने जा रहे हैं, अब आप फिर से देख लें कि यहां पर जो एंगल है वो x/3 है। तो आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे x/3 इज नॉट इक्वल टू 2n+1
पाई बाई 2, ये चेंज नहीं होगा। 2n प्लस 1 पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ये चेंज नहीं होंगे। अब आप नेक्स्ट फाइंड आउट करें, 3 को यहाँ ले जाए। जब आप 3 को यहाँ शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो इसकी फॉर्म बनेगी x इज नॉट इक्वल टू 3 लिखें, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लिख लें। तो अब इस क्वेश्चन tan x बाई 3 की डोमेन ये बनेगी ऑप्शंस के अंदर, ये इसका आंसर बनेगा। अब आप देखें कि अगर आप इसके साथ चलते जाएंगे तो डिफरेंट केसेस के लिए आप टेंजेंट डोमेन अब आप खुद लिख सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में y इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 टेंजेंट 3x बाई 5 लिखा हो, इसकी डोमेन आपने बतानी है। तो सबसे पहले आप देखें कि जो 1 बाई 2 लिखा हुआ है कोफिशिएंट, इसका डोमेन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, डोमेन को चेंज नहीं करता। इसका ताल्लुक किस चीज के साथ है हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल डोमेन में इसका कोई रोल नहीं है। आप दोबारा डोमेन की जब लिखने आएंगे तो आप इस सिर्फ देखेंगे 3x बाई 5 को, तो इसको आप कैसे लिख रहे हैं, आप लिखेंगे 3x बाई 5 इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। आपने x फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, 5 को यहां लाके मल्टीप्लाई करें और 3 को यहां लाके डिवाइड कर लें, तो बनेगा 5 इंटू 2n प्लस 1 पाई, और 3 को यहां डिवाइड करेंगे तो बनेगा 6, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के डोमेन के लिए आपके पास ये आंसर बनेगा ऑप्शन के अंदर। तो अब आप देखें डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और tan के डोमेन निकालने का तरीका बड़ी आसानी से आपको समझ आ गया। तो साइन कॉज में हमने देख लिया वो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, जबकि टेंजेंट के केस में आपको बता दिया कि इस केस के अंदर यू हैव टू बी केयरफुल कि आप ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के नॉट इक्वल करेंगे। आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि जो टेंजेंट की डोमेन होती है बिल्कुल वही डोमेन चलती है सीकेंड की। तो अब मैं सीकेंड की भी साथ डिस्कस कर लेता हूँ, प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। फॉर इंस्टेंस हमारे पास है y इज इक्वल टू सीकेंड 4x, इसकी डोमेन लिखनी है। तो आपको पता है कि सीकेंड के केस के अंदर भी ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड था, तो हम फिर से वही काम करने लगे कि इसका एंगल है 4x, तो हम डोमेन कैसे लिखेंगे, हम इसको करेंगे 4x इज नॉट इक्वल टू अगेन 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो यहां से x नॉट इक्वल आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई, इस 4 को यहां लाकर आपने डिवाइड करना है तो ये बन जाएगा 8। तो सीकेंड का मसला भी आपका हल हो गया। तो सीकेंड भी होगा, टेंजेंट भी होगा। एक और फॉर्म आप देखें, अगर आप देखें y इज इक्वल टू सीकेंड 2x माइनस 1 देख लें। अब इस केस में यहाँ एंगल में ये कांस्टेंट है जो मैंने माइनस किया हुआ है। डोमेन का तरीका तो वही रहेगा जो मैंने आपको बता दिया कि अब आप एंगल देखें, ये पूरा एंगल इसमें क्या बना हुआ है 2x माइनस 1। तो आप क्या कर रहे हैं, आप 2x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 कर रहे हैं। इसमें केयरफुल रहेंगे, जो -1 आप देख रहे हैं पूरे एंगल के अंदर है, तो यहां पर इस पूरे को लिखेंगे। अब आप क्या करने जा रहे हैं, आप सबसे पहले इस -1 को यहां शिफ्ट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे 2x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और ये +1, इसमें केयरफुल रहें, मिस्टेक ना करें। और फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको 2 को यहां लाकर डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपने डोमेन के लिए x लिखना होता है, तो हम लिखेंगे x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय, यहां 4 आ जाएगा। और एक और मिस्टेक का ख्याल रखिएगा, 2 ने यहां आगे कंप्लीटली डिवाइड हो तो 1 के डिनोमिनेटर में भी 2 आएगा, ये बनेगा +1 बाई 2। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो भी हमने किया है, आप पास इसकी डोमेन बनेगी। केयरफुल आप ये रहेंगे कि 2x माइनस 1 कंप्लीटली को आपने यूज करना है। अब आप आए कॉट के फंक्शन की तरफ। कोटेंजेंट में आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू कॉट 3x, इसकी डोमेन लिखनी है। आपको पता है कॉट का फंक्शन भी अनडिफाइन है पाई के मल्टीपल्स पे। अब रूल आपको समझ में आ गया, सिचुएशन अब आप हैंडल कर लेंगे। आप फिर से वही काम करेंगे, 3x को पकड़ लें और 3x नॉट इक्वल टू, किसके नॉट इक्वल करेंगे, जो कॉट की स्टैंडर्ड डोमेन आपने पढ़ी इससे पहले, और वो क्या थी, ये पाई के मल्टीपल्स के ऊपर अनडिफाइन था। तो आप इसे करेंगे 3x इज नॉट इक्वल टू n पाई एंड x इज नॉट इक्वल टू n पाई बाय 3 हो जाएगा। तो सिंपली ये इसका आंसर बनेगा। अब अगर आपको कॉट की डोमेन आ गई तो फिर आप कोसेकेंट की भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कॉट और कोसेकेंट की डोमेन लिखने का तरीका सेम होता है। अब आपके पास फंक्शन आ गया y इज इक्वल्स टू 1/3 और कोसेकेंट 3x बाय 7, इसकी डोमेन लिखनी है। तो आप क्या करने जा रहे हैं, आप फिर से इसके एंगल को देखेंगे, 3x बाय 7 को जो कोफिशिएंट 1/3 है, मैं पहले भी बता चुका हूं, इसका डोमेन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप क्या करने जा रहे हैं, आप इसको लिखेंगे 3x बाय 7 इज नॉट इक्वल टू n पाई, और यहां से आपने x फाइंड आउट करना है। 7 को यहां शिफ्ट कर लें, 7n पाई और 3 को डिवाइड कर लें, तो ओवरऑल ये इसकी डोमेन बनेगी। स्टूडेंट्स आपने नोट किया कि यहां तक सो फार हमने जो 6 फंक्शंस पढ़े हैं, उनकी डोमेन फाइंड आउट करने के डिफरेंट जो ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स मैंने आपको बता दी हैं। अब आप इनको प्रैक्टिस कर लें, और जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, इन्हीं में से कोई एक फॉर्मेट का क्वेश्चन होगा और ऑप्शन में आप उसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे।
अब आप रेंज में देखें, फॉर इंस्टेंस वी हैव रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन 100x। याद रखें रेंज उस वक्त चेंज होती है जब फंक्शन से पहले कोई कॉफिशिएंट आता है, जो कि पहले मैं आपको बता रहा था कॉफिशिएंट डोमेन को चेंज नहीं करता, कॉफिशिएंट रेंज को चेंज करता। अब आप देखें इसमें यहां एंगल जो मर्जी कर लें, इसका रेंज से कोई ताल्लुक नहीं है। जो एंगल थे उनका ताल्लुक डोमेन के साथ है, जो हम पहले पढ़ चुके होंगे, रेंज के साथ नहीं। अब रेंज में आपने कॉफिशिएंट देखना है, कॉफिशिएंट यहां पर 1 लगा हुआ है, यानी स्टैंडर्ड केस बन गया। तो आप इसकी वही रेंज लिखेंगे जो एक्चुअली आपने स्टैंडर्ड पढ़ी थी, एंड दैट वाज फ्रॉम -1 to +1 क्लोज इंटरवल। लेकिन अब आप देखेंगे मैं फंक्शन चेंज करता हूं, लाइक y इज इक्वल्स टू 1/2 sin 3x। अब आप नोट करेंगे यहां पर ये कॉफिशिएंट लगा हुआ है 1/2। अब ये जो कॉफिशिएंट है ये इसकी रेंज को चेंज करेगा। अब चेंज करेंगे, ट्रिक क्या है, ट्रिक आप देख लेंगे, जो स्टैंडर्ड रेंज होती है जैसे आपने ये पढ़ी हुई है स्टैंडर्ड, 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें इंटरवल के साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -1/2 से लेकर +1/2, ये बनेगा अब इसका आंसर। तो समझने की बात आपकी ये कि जब कॉफिशिएंट्स लगे हों तो उस वक्त ये रेंज को इंपैक्ट करते हैं। जैसे आप पास है फंक्शन y इज इक्वल टू 10 cos 5x, अब cos में भी ऐसे ही होगा। तो आप देखें यहाँ कॉफिशिएंट क्या है 10, तो cos की रेंज आपने क्या पढ़ी हुई, -1 से +1 क्लोज इंटरवल, उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगी, -10 से लेकर +10 तक। तो साइन में भी cos में भी। इसी तरह अगर आप सीकेंड को देख लें, y इज इक्वल्स टू 1/3 secant 2x, इसकी आपने रेंज लिखनी है। तो ये 1/3 यहाँ कॉफिशिएंट लगा हुआ है अगेन। तो सीकेंड की रेंज आपको याद है y mod greater than equal to 1 था, तो जब आप उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, y mod greater than equal to 1/3। या इसको दूसरा तरीका भी लिखने का बताया मैंने आपको, वो ये था, इसको ओपन कर लें तो लिखेंगे y is greater than equal to 1/3 और y is less than equal to -1/3। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऑप्शंस पे जो भी आपको दिया जाए। इसी तरह से आप देखें कोसेकेंट के साथ भी यही बिहेवियर होगा, y is equal to कोसेकेंट 5x। तो अगेन आप क्या देख रहे हैं, यहां पर कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट क्या लगा हुआ है 2। अगर यहां कोई कॉफिशिएंट ना लिखा हो, यानी 1 लिखा हो, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, तो फिर रेंज वही रहती है जो स्टैंडर्ड आपने पढ़ी थी। अब जब कॉफिशिएंट लगा हो तो फिर स्टैंडर्ड से चेंज करते हैं, और चेंज करने का तरीका बता रहा हूं। इस केस में 2 है तो कोसेकेंट की स्टैंडर्ड रेंज आपने क्या पढ़ी थी, यही थी, y mod greater than equal to 1 थी। अब 1 की जगह पर क्या आ जाएगा, y mod greater than equal to, यहां पर कॉफिशिएंट 2 है तो 2 आ जाएगा। या इसको लिखने का दूसरा तरीका ओपन करके 2 से ग्रेटर इक्वल और -2 से लेसर इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहां तक आप देखेंगे जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, साइन, कॉज, सीकेंट, कोसेकेंट की मैंने रेंज डिस्कस कर ली है, और ये सिर्फ कॉफिशिएंट के साथ चेंज होती है। अब आप आए tan cot की तरफ। याद रखें कि अगर आप पास फंक्शन यूं लिखा हुआ है टेंजेंट के साथ, और यहां पर कॉफिशिएंट क्या है 100, आपको याद है टेंजेंट की स्टैंडर्ड रेंज क्या थी, सेट ऑफ रियल नंबर्स थी, कंप्लीट रियल नंबर। अब आप कंप्लीट रियल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी सेट ऑफ रियल नंबर ही रहेगा। तो बताना मैं आपको ये चाह रहा हूं कि टेंजेंट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसके साथ कोई भी कॉफिशिएंट लगा हो, इसकी रेंज हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और यही पॉइंट है आपके पास कॉट के लिए। अगर कॉट का फंक्शन है y इज इक्वल टू -50 cot x/10, अब यहां पर कॉफिशिएंट देखें -50 लगा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉट की एक्चुअल रेंज क्या थी स्टैंडर्ड, वो थी रियल नंबर। अब आप रियल नंबर को -50 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो रियल नंबर ही रहेगा। तो कॉट की रेंज भी हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर ही रहेगी। तो पॉइंट यहां पर यह हुआ कि इन तमाम फंक्शन की रेंजेस चेंज हो रही थी कॉफिशिएंट्स की वजह से। tan और cot में कॉफिशिएंट जो है वो रियल नंबर की वजह से कुछ चेंज नहीं लेके आता, लेकिन बाकी जो आपने 4 फंक्शंस देखे इसमें जो कॉफिशिएंट्स थे वो इनके रेंज को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, ऑप्शन में आप कैसे आंसर ढूंढेंगे, वो ट्रिक्स मैंने आपको बता दी। एक चीज का ख्याल रखिएगा कि अगर फंक्शन y इज इक्वल टू -2 sin 3x है, तो इसमें पॉइंट आपको ये बता रहा हूं कि जो कॉफिशिएंट आप देख रहे हैं वो बेसिकली नेगेटिव है। तो नेगेटिव से आपने मिस्टेक नहीं करनी। अब आप इसका इंटरवल क्या लिखेंगे, आप इसके रेंज का इंटरवल लिखेंगे -2 से +2, यानी एक्चुअली क्या था, -1 से +1 था, तो मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। यानी अगर आप इसको ऐसे लिख देते +2 से -2, तो नोट कर लें ये गलत होता, दिस इज रॉन्ग, ये कोई तरीका नहीं है। ये रहेगा फिर भी ऐसे -2 से +2, यानी इस माइनस की वजह से कोई इंपैक्ट नहीं आपने लेकर आना, आप इसका सीक्वेंस ठीक रखेंगे। और यही पॉइंट बाकी तमाम फंक्शंस के लिए भी याद रखें, अगर वहां भी कॉफिशिएंट नेगेटिव आ जाए तो आप इंटरवल का जो ऑर्डर है वो ठीक लिखेंगे।
ये सारी डिस्कशन हमने की रेंज के बारे में। अब कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो रेंज के ऊपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें पीरियड को। अब पीरियड के बारे में जो स्टैंडर्ड इसके केसेस थे मैं बता चुका हूं। अब हम करते हैं जो डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे पीरियड फाइंड आउट करना है, साइन आपने फाइंड आउट करना है 5x का। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक बताने लगा हूं मैं आपको। ट्रिक आप याद रखें कि सबसे पहले देखिए फंक्शन साइन है, साइन का नॉर्मल पीरियड क्या होता है 2π, जो टेबल में देखा था। अब आप देखें x को देखना है आपने, x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आपने यहां डिवाइड कर देना है, और अगर कोई नंबर यहां डिवाइड हो उसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये इसका पीरियड आ जाएगा। तो इसका शॉर्टकट, इसका ट्रिक मैंने आपको बता दी है, और ये ट्रिक तमाम फंक्शंस के लिए वैलिड है, आप किसी भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे प्रैक्टिस के लिए हम करते हैं y इज इक्वल्स टू 2/3 cos, सपोजिंगली यू आर हैविंग 3x, राइट। अब आप लिखेंगे इसका पीरियड, तो आप देखिए जो कॉफिशिएंट है इस कॉफिशिएंट का पीरियड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक था रेंज के साथ जो मैं बता चुका हूं। अब हम चूंकि पीरियड करें तो पीरियड चलता है सिर्फ x के साथ, x के साथ जो कॉफिशिएंट है वो पीरियड को चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे cos का नॉर्मल पीरियड क्या था 2π, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ है 3, उसको आप यहां डिवाइड कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप टेंजेंट केस में देख लें, वी हैव सपोज टेंजेंट x/4, इसका पीरियड फाइंड आउट करना है। तो अगेन आपको ट्रिक समझ आ गया। आप क्या करें, टेंजेंट नॉर्मल पीरियड क्या होता है पाई, लेकिन अब x किसी नंबर पे डिवाइड हुआ है। अब जिस पे डिवाइड हो उसको आप यहां क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड करें, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई कर दें, ये इसका आंसर आ जाएगा। इन एनी केस ऑफ कोटेंजेंट यू हैव y इज इक्वल टू 2 कोटेंजेंट 2x/3, इसका लिखें पीरियड। तो आप क्या करें, कॉट का नॉर्मल पीरियड क्या होता है, दैट इज पाई। अब आप यहां देखें x डिवाइड हुआ 3 पे, उसको मल्टीप्लाई कर दें, x मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ उसको डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास फाइनल फॉर्म बन जाएगी इसकी 3π/2। सेम इज द केस अगर कोई क्वेश्चन आप देखें इस तरह से कि y इज इक्वल टू वी आर हैविंग सीकेंट लाइक 9x+1, इसका लिखना है पीरियड आपने। तो अब आप क्या करेंगे, सीकेंट का नॉर्मल पीरियड क्या होता है 2π, और मैं बार बार बता रहा हूं आपने सिर्फ x को देखना है। x के साथ यहां क्या मल्टीप्लाई हुआ है 9, तो उसको यहां पर क्या कर देंगे डिवाइड। जो +1 आप देख रहे हैं इसका पीरियड से कोई इंपैक्ट, कोई ताल्लुक नहीं होगा। और सेकंड आपने कर लिया, कोसेकेंड को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। कोई फंक्शन कोसेकेंड में अगर आपको मिल जाए y इज इक्वल टू 2 कोसेकेंड 6x, तो इसका पीरियड आप खुद देख सकते हैं, दैट बिकम्स पीरियड इसका 2π होता है, x 6 के साथ मल्टीप्लाई उसको डिवाइड कर दें तो ये बनेगा π/3 एंड दैट्स ऑल। अब आप देखें ये सारे पीरियड हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, और आपको 11.1 में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन तमाम क्वेश्चंस के फंक्शंस के आपने डोमेन भी लिखनी है, रेंज भी लिखनी है, और पीरियड भी लिखनी है, और पीरियड के साथ साथ अब आपने फ्रीक्वेंसी भी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रीक्वेंसी पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। अब आप यहाँ देखें पीरियड है 2π/5, अगर इसी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी आपने बतानी होती तो आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/2π बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो वो क्या बनेगी 3/2π, यहां फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो बनेगी 1/4π। इस तरह अगर आप यहां फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो बनेगी 2/3π। इस केस में फ्रीक्वेंसी 9/2π। तो आप देखने में क्या कर रहा हूं, मैंने जो पीरियड फाइंड आउट किए हुए हैं असल में उन पीरियड्स का ही मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूं, जिससे मुझे क्या मिलती जा रही है, फ्रीक्वेंसी मिलती जा रही है। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट स्टफ है आपके लिए कि आप डोमेन, रेंज, फ्रीक्वेंसी और पीरियड को प्रैक्टिस कर लें। मैं फिर बता रहा हूं कि जैसे 11.1 में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो उन तमाम क्वेश्चंस की ये सब चीजें अब आपने जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब आप इसमें देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए पीरियड ऑफ y इज इक्वल टू cos² x माइनस sin²x, इसका पीरियड बताएं। अब आप ऑप्शंस देख लें, ऑप्शन में वी आर हैविंग पाई, 2π, 3π या 4π। अब आप देखिए जो फंक्शन लिखा हुआ है cos² माइनस sin²x, ये अभी तक मैंने कहीं पर भी यूज नहीं किया हुआ था। तो इसमें आपने सोचना ये है कि आइडेंटिटी, कोई ना कोई आइडेंटिटी बनी हो। आप रिकॉल करें कि आप पढ़ चुके हुए हैं कि ये जो cos² माइनस sin² है ये असल में cos2x का डबल एंगल फॉर्मूला है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि एक्चुअली ये cos2x बना हुआ है। अब आप देखें अगर ये cos2x है तो फिर cos2x का पीरियड बता दें। तो cos2x पीरियड अभी मैंने बताया आपको कैसे लिखते हैं, cos का नॉर्मल पीरियड क्या होता है 2π, और उसको किस पर डिवाइड करेंगे, x के साथ जो नंबर लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई उसको डिवाइड कर दें तो ओवरऑल क्या बनेगा पाई। तो फिर ऑप्शन में आपका आंसर क्या बनेगा अल्फा। तो बताना ही चाह रहा हूं कि सम टाइम इस तरह की फॉर्म्स भी आपको नजर आएंगी, लेकिन आपने अपने माइंड में ये देखना है कि जो फॉर्म आपको दी हुई है
ये कोई ना कोई फॉर्मूला बना होगा, डबल एंगल, हाफ एंगल, ट्रिपल एंगल, और डिफरेंट जो आइडेंटिटीज आप पढ़ चुके हुए हैं चैप्टर नंबर 9 में, 10 में, ये वही यूज करेंगे और उन्हीं से आप उसकी सिंगल फॉर्म बना के तो फिर आप उसका पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी ऑब्वियसली आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। तो करना आपने ये कि आपने अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अब आप देखें इसके बाद हम क्या डिस्कस करते हैं लास्ट में इस चैप्टर में, वो है ग्राफ। अब ग्राफ बनाना दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एंटी टेस्ट, लेकिन ग्राफ को रिकग्नाइज करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आपके सामने ग्राफ बना हुआ आ गया है किसी क्वेश्चन में और आपने आइडेंटिफाई करना है कि ग्राफ किस फंक्शन का है। तो ये क्वेश्चन है जो पॉसिबली आपको मिल सकता है। तो इसकी जो सेफ साइड है वो ये है कि आपने बुक के ऊपर जो 6 फंक्शंस के ग्राफ बने हुए हैं उन ग्राफ को आपने एक दफा गो थ्रू कर लेना है, उनकी जो शेप्स हैं, जो फॉर्म्स हैं, उनको याद रखने की कोशिश करें। जैसे फॉर इंस्टेंस आपके सामने ये वाला जो ग्राफ अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं रफली, आप जानते हैं कि ये जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने देखा अब ये ग्राफ है साइन एक्स का बेसिकली। तो साइन एक्स के ग्राफ के बारे में जो ये शेप है इसको आप याद रखें। इसमें यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू वो +1 है, यहाँ मिनिमम वैल्यू -1 है, और एक किस जगह पर होती है ये π/2 पे, और ये वैल्यू कहाँ पर होती है -π/2 पे, और ये पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन 0 हो गया है तो आप इसको पाई कहते हैं, और ये पॉइंट जो है दैट इज -π। तो ओवरऑल मैंने एक स्ट्रक्चर बनाकर आपको दिखाया कि ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं साइन एक्स का ग्राफ है और यहाँ पर ओरिजिन है। अगर क्वेश्चन आपको आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ऑप्शन में ग्राफ बने हो, तो आप जानते हैं कि ये साइन एक्स का ग्राफ है, आपको याद होना चाहिए। या अगर आप ये ग्राफ दे दिया जाए और पूछा जाए किसका ग्राफ है, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसी तरह से प्रैक्टिस के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि इफ यू सी दिस वन, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये जो शेप अब हम बना रहे हैं बेसिकली कॉस के फंक्शन का ग्राफ होगा, और इसके जो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि यहाँ पर 0, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 यहाँ पर है। इस पॉइंट के ऊपर जो इसकी वैल्यू है दैट इज π/2, और इस पॉइंट पर जो इसकी वैल्यू है -π/2। आप जानते हैं कि cos π/2 0 होता है, cos -π/2 भी 0 है। तो जहां फंक्शन 0 होते हैं वो x एक्सिस को वहां पर मीट कर रहे होते हैं। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x स्टूडेंट्स। तो जैसे साइन और cos मैंने बता दिया, आप tan देखें, cot सेकंड क्वेश्चन गो थ्रू कर लें, क्वेश्चन की फॉर्म बता चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये चैप्टर नंबर 11 के कंटेंट थे जो हमने इसको डिस्कस कर लिया है।